हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जो पेपर 2 है, यानी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। उसका हम चैप्टर 2 का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इसके पहले आप लोगों का चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 का पार्ट 1 हो चुका है, आज चैप्टर 2 का आखिरी क्लास है। ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम आईडी से कनेक्ट हो जाइएगा। और टेलीग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आप लोग अगर जो है चैनल पे अभी नए हैं तो आप लोग को बता दिया जाए कि सारी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं की है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियोस मिलेंगी और वो भी क्लास वाइज मिलेंगी। चैप्टर 1 की क्लास, फिर चैप्टर 2, ऐसे सीरियल वाइज आपको सारी की सारी क्लास मिल जाएगी। ठीक है। आप नोट्स बनाइए अच्छे से और रिवीजन करिए। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो बहुत हल्के में लेते हैं बीटीसी। यही कारण है कि आप लोगों का जो है फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा बच्चों का बैक लगता है। अगर आप लोगों को मजाक लग रहा हो तो आप प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट आया है उसको आप चेक कर लीजिए, आपको खुद आइडिया मिल जाएगा कि कितने सारे बच्चों का बैक लगा है और कितने बच्चे पास हुए हैं। ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लास की टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे की है और फिर 10 बजे की है। दो क्लासेस चलती हैं, हालांकि अभी 9 बजे की क्लासेस चल रही है, कुछ दिनों बाद आपकी दो क्लासेस कंटिन्यू करा दी जाएंगी। ओके। तो चलिए अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 2 का नाम है आपका कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण। तो हमने पीछे पढ़ा संप्रेषण होता क्या है। ठीक है। संप्रेषण के प्रकार क्या है, संप्रेषण जो है शिक्षा में कैसे लाभदायक है, अनेक चीजें हमने जो है आपके चैप्टर 2 के पार्ट 1 में पढ़ा है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था व्यक्तित्व संप्रेषण क्या होता है। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके सामूहिक संप्रेषण के बारे में। किसके बारे में? सामूहिक संप्रेषण के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, सामूहिक संप्रेषण को इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक। सामूहिक का मतलब क्या होता है? जहाँ चीजें समूह में हो, है ना। तो चलिए समझते हैं। सामूहिक संप्रेषण का अर्थ कक्षा शिक्षण से है। सामूहिक संप्रेषण के लिए एक सी मानसिक योग्यता वाले छात्र के अनेक समूह बना लिए जाते हैं। इन समूहों को कक्षा कहते हैं। ये कक्षाएं सामूहिक इकाइयां होती हैं। कहने का मतलब ये है, सामूहिक संप्रेषण क्या होता है कि सामूहिक संप्रेषण का अर्थ कक्षा शिक्षण से है, यानी जैसे कि आपको क्लास में जो शिक्षण दिया जाता है समूह के रूप में, वही आपका सामूहिक संप्रेषण होता है। अब आगे समझिएगा कैसे। जैसे कि सामूहिक संप्रेषण के लिए क्या होता है आपका, कि जैसे एक क्लास है उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो जो बच्चे एक जैसी मतलब क्षमता होंगे, यानी एक जैसे मानसिक योग्यता वाले होंगे, यानी जो बहुत जल्दी समझ जाते होंगे उनको एक समूह में रखा गया होगा, जो थोड़ा धीरे समझते होंगे उनको एक समूह में रखा गया होगा। ठीक है। जो थोड़ा मीडियम समझते होंगे उनको एक समूह में रखा गया होगा। तो वही कहने का मतलब ये है कि सामूहिक संप्रेषण के लिए, यानी अगर हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो वो संप्रेषण के द्वारा दे रहे हैं। अगर हम सामूहिक में दे रहे हैं तो कैसे देंगे? हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कक्षा में बहुत प्रकार के बच्चे होते हैं, उनमें क्या करेंगे कि मानसिक योग्यता के अनुसार उनको हम समूह में बांट लेंगे। ठीक। उसके बाद क्या करेंगे कि उन समूहों में फिर हम उनको शिक्षा देंगे। ठीक। अब समझिएगा फिर से, सामूहिक संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? कक्षा शिक्षण से है। और सामूहिक संप्रेषण के लिए एक सी मानसिक योग्यता वाले छात्रों के अनेक समूह बना दिए जाते हैं। ठीक। और इन समूहों को क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। ये कक्षाएं सामूहिक इकाइयां होती हैं, यानी फिर ये कक्षाएं आपकी क्या कहलाती है? सामूहिक इकाइयां। आई बात समझ में? सामूहिक संप्रेषण क्या होता है कि यानी जो ग्रुप में हो, बच्चों को क्या है अलग अलग उनकी मानसिक योग्यता के अनुसार अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद फिर उनकी शिक्षा दी जाती है। आगे बात समझ में? अब आगे देखिएगा, सामूहिक संप्रेषण के गुण यानी जो है आपकी
सामूहिक संप्रेषण है उसके गुण क्या है, यानी उसकी अच्छाइयाँ क्या है। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले सामूहिक संप्रेषण। यह विधि क्या है, सरल एवं व्यवहारिक है, यानी आपकी जो सामूहिक संप्रेषण है यह विधि क्या है, बहुत ही सरल है। ठीक है, अगला है आपका, इस विधि से शिक्षा देने में बालकों की तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। समझिएगा बात को, आपके सामूहिक संप्रेषण के द्वारा अगर हम बच्चों को शिक्षा देते हैं तो क्या होता है कि बालकों की तर्क शक्ति, एक कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। वो कैसे होगा, जब क्लास में बच्चों की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो वहां पे क्या होता है, बच्चे अपनी अलग अलग तर्क देते हैं, अपनी अलग अलग आइडियाज देते हैं। उससे क्या होता है कि अन्य बालकों में भी सोचने की या फिर उससे वाद विवाद करने की, या उसके जो भी वो क्वेश्चन है या भी जो भी बात है उसका रिप्लाई करने की आ- आदि अनेक चीजों का क्या होता है, आपका विकास होता है। तो वही कहा जा रहा है कि सामूहिक संप्रेषण के द्वारा क्या होता है कि बालकों की तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। आई बात समझ में। अगला है आपका, इस विधि में बालक सामूहिक भावना से कार्य करते हैं और उनमें प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि आपके सामूहिक संप्रेषण में क्या होता है कि बालक जो है समूह में यानी ग्रुप में कार्य करते हैं। उससे क्या होता है कि उनके अंदर मतलब एक तरह से प्रतियोगिता, यानी उनके अंदर ये भावना आता है कि मैं इन बच्चों से और अच्छा काम करूं और आगे पहुंचूं। तो वही कहा जा रहा है कि सामूहिक संप्रेषण में क्या होता है कि बालक सामूहिक भावना से कार्य करते हैं और उनमें प्रतियोगिता की भावना का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, अगला है आपका, इसमें बालकों में अनुकरण की भावना उत्पन्न होती है। यानी सामूहिक संप्रेषण में क्या होता है, बालकों के अंदर अनुकरण यानी दूसरों को देख के दोहराने की क्षमता की भावना उत्पन्न होती है। यानी बालक जो होते हैं वो अन्य बालकों को जो कार्य करते हुए देखते हैं वही वो अनुकरण करते हैं, यानी दोहरा अनुकरण में क्या होता है, दूसरों को देख के फिर वही कार्य करना, यही आपका अनुकरण कहलाता है। तो बालकों में क्या होता है, सामूहिक संप्रेषण के द्वारा अनुकरण की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह विधि संकोची एवं लज्जाशील बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। यानी जो बच्चे बहुत शर्माते हैं या बहुत संकोच करते हैं, ठीक, बहुत कम बोलते हैं, तो उन सब बच्चों के लिए आपका सामूहिक संप्रेषण बहुत उपयोगी है। जब बच्चा अकेले रहेगा, मान लीजिए वो संकोची टाइप का है या शर्माता है, कम बोलता है, तो जब वो अकेले रहेगा तो वो उसमें कोई विकास हो ही नहीं पाएगा। और वही बच्चा जब आपका समूह में रहेगा तो वहां पे अन्य बच्चे रहेंगे तो वो किसी न किसी से क्या होगा कि ओपन होके कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। तो वही कहा जा रहा है कि जो आपके जो है संकोची और लज्जाशील टाइप के बच्चे होते हैं जो कम बोलते हैं, उनको जो है उनके लिए आपका सामूहिक संप्रेषण जो है वो बहुत ही उपयोगी है। आगे बात समझ में। अब हम देखेंगे सामूहिक संप्रेषण के दोष कौन कौन से, यानी जब किसी चीज का गुण होता है तो उसका दोष तो होता ही है। तो देखते हैं सामूहिक संप्रेषण के दोष क्या है, समझिएगा। पहला है आपका, इस विधि में बालकों की रुचियों और आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा जाता है, अतः यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। यानी आपका जो सामूहिक संप्रेषण विधि है ये क्या होते हैं, समूह में होते हैं, इसलिए बच्चों का क्या इंटरेस्ट है किस चीज में, ठीक, उनकी नीड क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, यानी वो किस सब्जेक्ट में कमजोर है, उनको किस तरह से पढ़ाया जाए, उनको किस चीज की आवश्यकता है, उनको किस विधि की आवश्यकता है, अन्य चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता है ना। सामूहिक संप्रेषण में क्या होता है कि बालकों की रुचि का, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। और आपका जो सामूहिक संप्रेषण है ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। आई बात समझ में। अगला देखिएगा, यह विधि कक्षा केंद्रित एवं शिक्षा बाल केंद्रित है। यानी आपका जो सामूहिक संप्रेषण है ये कक्षा केंद्रित है, यानी ये बच्चों पे केंद्रित नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि सामूहिक संप्रेषण में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वो कक्षा केंद्रित, यानी कक्षा को केंद्र मान के, यानी जो बालक है उनको जो है केंद्रित करके तब उनको पढ़ाया जाता है। यानी एक बच्चे के ऊपर कंसिडर नहीं किया जाता है, पूरे कक्षा को केंद्र मान के फिर
जो है शिक्षा प्रदान की जाती है। आगे बात समझ में। अगला है आपका, इस विधि में शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही शिक्षण कार्य करते हैं, अतः इसका क्षेत्र संकुचित होता है। यानी आपका जो सामूहिक संप्रेषण की विधि है, इसमें क्या होता है कि टीचर जो होते हैं वो जो फिक्स्ड सिलेबस होता है ना, उसी के अंतर्गत ही बच्चों को शिक्षा देते हैं, उसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ाना है। इसलिए आपकी सामूहिक संप्रेषण का जो क्षेत्र होता है शिक्षा का, वो संकुचित होता है, यानी सिमटा हुआ होता है। फिक्स्ड जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाता है। आगे बात समझ में। अगला देखिएगा, इस विधि में शिक्षक सक्रिय एवं छात्र निष्क्रिय रहते हैं। यानी आपके सामूहिक संप्रेषण में क्या होता है कि आपके जो टीचर होते हैं वो तो एक्टिव होते हैं, लेकिन आपके जो स्टूडेंट्स यानी छात्र होते हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं, यानी एक्टिव नहीं रहते हैं। ठीक। अगला है आपका, इस विधि में प्रखर बुद्धि बालकों का हित नहीं होता है। यानी आपका जो सामूहिक संप्रेषण की जो विधि है, इसमें जो तेज बुद्धि वाले बालक होते हैं वो उनके लिए ये अच्छा नहीं होता है। ठीक। यानी उसी में क्या होता है, सारे बच्चे मिक्स हो जाते हैं ना, तो क्या होता है कि उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि जो आपके सामूहिक संप्रेषण की जो विधि है वो प्रखर बुद्धि बालकों के हित के लिए नहीं हो पाती है। ठीक। अगला देखिएगा, इस विधि में बालकों के व्यक्तिगत भेदों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, सभी बालकों की एक समान ही शिक्षा दी जाती है। अब सामूहिक संप्रेषण में क्या होता है कि ग्रुप में शिक्षा दी जाती है, इसलिए बालकों को एक एक सिंगल सिंगल मतलब व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। वहां पे क्या होते हैं, सभी बच्चे एक समान होते हैं और वहां पे सभी बच्चों को एक ही समान की शिक्षा दी जाती है। वहां पे चाहे कोई कमजोर बच्चा हो चाहे बहुत तेज बच्चा हो, सबको एक साथ शिक्षा दी जाती है। कमजोर वाले को क्या पढ़ाना है, क्या कैसे करना है, वो कुछ भी नहीं मैटर करता है ना। यानी कमजोर को और पढ़ाने की आवश्यकता है, और जो आपका उसको किस विधि से पढ़ाया जाए, यानी इन सब चीजों को कंसिडर ही नहीं करते हैं। ठीक। तो क्या होता है, इस विधि में आपके बालकों के व्यक्तिगत भेदों पर ध्यान नहीं दिया जाता है और सभी बालकों की क्या होती है, एक समान ही शिक्षा दी जाती है। ठीक है। अब हम अगला आपका पढ़ेंगे संप्रेषण प्रक्रिया, यानी आपका जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होता है, यानी उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे शुरू होती है। ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं, संप्रेषण क्या है, आपका एक सामाजिक प्रक्रिया है। यानी संप्रेषण क्या है, एक सोशल प्रक्रिया है। ठीक। जिसके द्वारा क्या होता है, मानवीय संबंध स्थापित होते हैं एवं विकसित होते हैं तथा दृढ़ होते हैं। समझिएगा, संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसे, जैसे मान लीजिए आप लोग पार्क में टहल रहे हैं, वहां पे चार आप दो तीन लोगों से मिले। ठीक। आप अपनी जगह बैठे हैं, वो अपनी जगह बैठे हैं, तो आप ना आप बोल रहे हैं ना वो बोल रहे हैं, तो क्या है, आप लोग बस शांत बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप वहीं पे कुछ बात मतलब जैसे संप्रेषण करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, यानी बातचीत करेंगे, तो क्या होगा, वो अपने बारे में कुछ बताएंगे, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, तो हो सकता है आप लोग के बीच में मित्रता हो जाए, या आपके आस पड़ोस वाले ही हो। तो ये क्या हो जाता है, मतलब कि आप समाज से जुड़ रहे हैं ना। आप जब संप्रेषण करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो क्या होगा कि आप लोगों से जुड़ रहे हैं। तो वही कहा जा रहा है कि संप्रेषण के द्वारा क्या होता है, एक सामाजिक सामाजिक रूप तैयार होता है, सामाजिक रूपरेखा तैयार होता है। यानी संप्रेषण क्या होता है, एक सामाजिक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा क्या होता है, मानवीय संबंध स्थापित होते हैं। यानी मानव के बीच में एक दूसरे से क्या होता है, संबंध स्थापित होता है। मतलब जब मानव एक दूसरे से बातचीत करेंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन करेंगे, तभी तो उनके बीच में जो है किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित होगा। अगर आप किसी से मतलब ही नहीं रखेंगे, बातचीत ही नहीं करेंगे, तो आपको कोई जानेगा तक नहीं कि ये कोई इंसान भी आता है पार्क में टहलने। ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा मानवीय संबंध स्थापित होते हैं और विकसित होते हैं, फिर ये दृढ़ यानी मजबूत हो जाते हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, एक आपका फ्लो चार्ट है, इसके द्वारा समझिएगा। सबसे पहले तो क्या होता है, संप्रेषण की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले होता है आपका संप्रेषण का स्रोत या संदेश वाहक, यानी सोर्स। सबसे पहले तो संप्रेषण किसके द्वारा
होना है यानी संदेश जो भेजने वाला है वो कौन है, तो सबसे पहले कोई व्यक्ति होगा, है ना, यानी स्रोत। ठीक। उसके बाद क्या होगा, संदेश का माध्यम होगा। ठीक, यानी किस माध्यम से हम अपने संदेश को बोल रहे हैं। और आपका अगला क्या होगा, संदेश प्राप्त करता है। ठीक, तो तीन चीजें मुख्य होती हैं। एक तो संप्रेषण का स्रोत यानी संदेश वाहक, दूसरा आपका संदेश का माध्यम, और अगला होता है संदेश प्राप्त करता यानी रिसीव। पहला जो संदेश दे रहा है और किस माध्यम से दे रहा है और किसको दे रहा है, तो तीन चीजें मुख्य होती हैं। संप्रेषण का स्रोत या संदेश वाहक, अगला आपका संदेश का माध्यम, फिर आपका अगला है संदेश प्राप्त करता। ठीक, ये तीन चीजें आपके संप्रेषण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो इस प्रक्रिया में संदेश भेजने वाला व्यक्ति संदेश बनाता है, उसे लिखता है, फिर किसी माध्यम के द्वारा संदेश प्रेषित करता है। ठीक, प्रेषित संदेश जहाँ पहुँचता है वहां उसे पढ़कर डिकोड करते हैं और संदेश जिसके लिए होता है उसे पहुंचाते हैं। आवश्यकता होने पर यह व्यक्ति संदेश प्राप्त की सूचना यानी फीडबैक देता है। अब देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए संदेश भेजने वाली मैं हूँ, है ना, मैं आपको क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। तो पढ़ा किस माध्यम से रही हूँ, कम्युनिकेशन के माध्यम से ही पढ़ा रही हूँ। तो मैं आपको यूट्यूब के जरिए आपको पढ़ा रही हूँ। फिर आपको क्या होता है, आप मान लीजिए मैं आपको संदेश भेज रही हूँ, ठीक है, तो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से मैंने पहले क्या किया, नोट्स बनाया। ठीक, उसके बाद फिर मैं संदेश करता हुई, यूट्यूब आपका मीडियम यानी माध्यम हो गया, और आप जो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपके क्या हो गए कि संदेशग्राही हो गए, यानी संदेश प्राप्त करने वाले हो गए। अब आप लोगों ने उस क्लास लिया, समझ में आया, फिर आप लोगों ने क्या किया, उसको फीडबैक दे दिया। तो वही चीज आपका कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन एक तो ये हो गया, जैसे एक व्यक्ति है वो क्या करता है, पत्र लिखता है, और पत्र माध्यम हो गया, फिर संदेशकर्ता के पास गया, वो उसने पत्र पढ़ा, फिर उसने जो है पत्र का रिस्पॉन्स दिया। एक चीज तो ये हो गया, और एक चीज जैसे दो आदमी आमने सामने है, एक आदमी अपनी बातों को बोल रहा है तो मौखिक संप्रेषण हो गया, यानी मुख के द्वारा बोल रहा है, तो ये माध्यम हो गया, आपका मुख माध्यम हो गया। और जो आपका सामने वाला जो व्यक्ति है वो उसको बातों को सुन रहा है, फिर उसका रिस्पॉन्स देगा, उसका जवाब देगा। ठीक, तो वही कहा जा रहा है आपका कि ये सब संप्रेषण होता है। संप्रेषण में तीन चीज मुख्य होता है, पहला तो संदेश बनाने वाला, दूसरा माध्यम, और तीसरा जहाँ संदेश जिसको पहुंचना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि संप्रेषण की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक, सबसे पहला है आपका हाथ। ठीक है, तो वर्तमान में शिक्षण बाल केंद्रित है। सबको पता है कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारी शिक्षण की प्रक्रिया है वो बाल केंद्रित है। ठीक, जिसमें क्या होता है, छात्र मुख्य होता है, नहीं, जिसमें छात्र मेन होता है और छात्र के अकॉर्डिंग ही शिक्षा उनको प्रदान की जाती है। ठीक है, तो छात्रों की आयु, मूल आकांक्षाएं, बौद्धिक स्तर, मनोभावनाएं शिक्षण संप्रेषण को प्रभावित करती है। यानी आपकी जो छात्र की उम्र कितनी है, उसका बौद्धिक स्तर कितना है, उसकी आकांक्षाएं कौन कौन सी है, वो किस कंडीशन का है, यानी उसकी मनोभावनाएं क्या है, आदि चीजें जो होती हैं वो शिक्षण संप्रेषण को सभी क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम देखेंगे शिक्षक का व्यक्तित्व। ठीक, यानी शिक्षक का व्यक्तित्व क्या है, वो संप्रेषण में किस तरीके से प्रभाव डालता है उसको समझेंगे। तो शिक्षण संप्रेषण में शिक्षण की भूमिका महत्वपूर्ण है। यानी सभी को पता है जो शिक्षण संप्रेषण है उसमें शिक्षक यानी टीचर की भूमिका क्या होगी, महत्वपूर्ण तो होगा ही होगा। तो शिक्षक का छात्रों के प्रति व्यवहार, उसका चरित्र, उसकी योग्यता आदि का छाप बच्चे पर पड़ता है। यानी टीचर जो होता है वो, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, वो किस योग्य है, टीचर जिस हिसाब से रहता है, जिस भी प्रकार का वो व्यवहार करता है, सब चीजों का असर उसके क्लास के बच्चों के ऊपर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि जो आपके शिक्षण संप्रेषण है उसमें टीचर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है,
क्योंकि जैसा भी टीचर का व्यवहार होगा, उसका चरित्र होगा, सेम वही चीजें आपके छात्रों के ऊपर उसका असर पड़ता है। अगर टीचर अच्छा होगा, हंसमुख होगा, तो बच्चे भी अच्छे होंगे, हंसमुख होंगे, उनको जो है उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे। ठीक, अगर टीचर बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली बच्चों से बात करता है तो आपके बच्चे भी उसी प्रकार से फॉलो करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला आपका विषय वस्तु पर चयन, यानी आपकी जो विषय वस्तु यानी जो सिलेबस, विषय मतलब कि कैसे बच्चों को किस प्रकार का विषय वस्तु उनको प्रोवाइड की जाए, ठीक, कि उनको हर चीजें आसानी से समझ में आए। देखिएगा, शिक्षार्थियों के लिए विषय वस्तु सरल, पठनीय एवं क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत होनी चाहिए। इससे सीखने का वातावरण सृजित होता है तथा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यानी आपकी जो शिक्षार्थी होते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं, उनकी जो विषय वस्तु होती है वो सरल हो, पढ़ने योग्य हो और क्या हो, ऑर्डर यानी क्रमबद्ध तरीके से हो। ये नहीं कि पहले आपने पहला चैप्टर पढ़ाया, फिर पांचवा पढ़ाया, फिर चौथा पढ़ाया, फिर तीसरा, ऐसे नहीं, चैप्टर वाइज पहले 1 2 3 4 ऐसे हो, और ऐसे पढ़ाएं कि बच्चे पढ़ सके, सरल भाषा में हो। ठीक, उसके बाद क्या है कि इससे सीखने का वातावरण सृजित होता है, यानी बच्चों के सीखने का जो वातावरण है वो बनता है और बच्चों को आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, अगला है आपका पाठ योजना का निर्माण, यानी कि आपका जो सिलेबस है उसका निर्माण कैसे करेंगे। तो पाठ योजना में शिक्षण संप्रेषण के उद्देश्य समाहित होते हैं, यानी जो आपका पाठ योजना होता है उसमें जो शिक्षण संप्रेषण है उसका जो उद्देश्य है वो उसमें मतलब क्या होता है, मिक्स होता है। अतः प्रभावकारी शिक्षण के लिए शिक्षण संप्रेषण में एक सुव्यवस्थित पाठ योजना का निर्माण कर देना चाहिए। यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए कि पाठ योजना का निर्माण पहले कर लेना चाहिए। यानी जब सिलेबस आप बना लेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या होगा कि बच्चों को पढ़ने में भी आसानी होगा, उनको भी पता होगा कि हाँ हमारे सिलेबस में ये है, हमको इस हिसाब से ये चीजें पढ़नी है। ठीक, अगला है आपका बालक का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य, यानी जो बच्चे हैं उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी मैटर करता है। तो देखिए, शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए बालक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, जिससे सीखने का वातावरण बन सके। यानी जो शिक्षण है, ठीक, शिक्षण को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक, बालक का क्या होना चाहिए, अगर बालक शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ है तो बच्चे जो है क्या होंगे, पढ़ने में रुचि लेंगे, यानी पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे। ठीक, अगला है आपका उचित शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री का प्रयोग, यानी आपके पढ़ने के लिए क्या उचित शिक्षण विधि, यानी जिस विधि से आप पढ़ा रहे हैं, और सहायक सामग्री यानी जो टीएलएम वगैरह होता है वो, तो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उचित प्रकार के जो आपकी सहायक सामग्री है या शिक्षण विधि है, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगला है आपका सिखाने हेतु अभिप्रेरणा। ठीक, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। ठीक है, अभिप्रेरणा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, अतः शिक्षक को उचित संप्रेषण हेतु जो है आपके मोटिवेशन देना चाहिए। आई बात समझ में, समझिएगा आपका जो मोटिवेशन क्या है कि शिक्षण को और अच्छा बनाने के लिए, यानी बच्चों को पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करने के लिए क्या होता है कि जो है मोटिवेट किया जाता है। तो वही कहने का मतलब है कि अभिप्रेरणा यानी जो मोटिवेशन है वो शिक्षण का क्या है, मुख्य उद्देश्य है, यानी प्रमुख उद्देश्य है। और शिक्षक को जो उचित शिक्षण जो दे सकते हैं वो संप्रेषण के द्वारा दे सकते हैं। ठीक है, तो यही आज की जो क्लास थी वो थी चैप्टर 2 का, थोड़ा सा सिलेबस बचा हुआ था कम्युनिकेशन का, तो आज हमने पढ़ा पूरा। और अगर आपने क्लास नहीं की है तो आप जाके चैनल लिस्ट पे फिर से बता दे रहे हैं, प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे सारी क्लासेस मिल जाएंगी। टेलीग्राम आईडी से कनेक्ट नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आईडी मिल जाएगी, वहाँ से कनेक्ट हो जाइए। ये क्लास जैसे ही मतलब ये क्लास कंप्लीट हो गई, अभी आपको इस
क्लास की यानी चैप्टर 2 का पूरा आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू।